हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल पे अमन ट्यूटोरियल पे। आज हम पढ़ेंगे स्पोर्ट्स के बारे में, जो कि डी फार्मेसी के सेकंड सेमेस्टर में फार्मास्यूटिक्स 2 में आपको मिलेगा। सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म आप पढ़ेंगे, जिसमें पेज, जेलीज और स्पोर्ट्स है। और साथ ही साथ आपको जब बी फार्मेसी करेंगे तो आपको वहाँ भी पढ़ने को बी फार्मेसी फर्स्ट सेमेस्टर में फार्मास्यूटिक्स में भी आपको स्पोर्ट्स सेमी सॉलिड में ही पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, सेमी सॉलिड आपको जो फॉर्म ऑफ डोज है उसमें आप पेस्ट, जेलीज और स्पोर्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। चलो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए अब हम स्टार्ट करते हैं स्पोर्ट्स दोस्तों क्या है कि भी सॉलिड डोज फॉर्म ऑफ द मेडिकामेंट डोज फॉर्म होती है, जिसमें सॉलिड और द सेमी सॉलिड जो है डोज होगी मेडिकामेंट की, जो हम इंसर्ट करते हैं। किस में इंसर्ट करते हैं कि जो हमारी डोज होगी, दवाई होगी, वो किस में होगी, ज़्यादा सॉलिड फॉर्म में होगी या सेमी सॉलिड फॉर्म में होगी। उसको आप इंसर्ट करेंगे किस में, बॉडी कैविटीज़ में, रेदर देन माउथ को छोड़ के बाकी जितनी भी बॉडी कैविटीज़ है, जैसे रेक्टल में, वजाइनल में, यूरिथ्रल में, नेजल में और द एयर में। एयर कॉन्स होते हैं, अगर हम एयर में स्पोर्ट्स को इंसर्ट करेंगे तो दैट इज़ आर नोन एज द ऑरिनरीज, एंड अगर नोज में इंसर्ट करेंगे दैट आर नोन एज द नेजल बोगीज, एंड विच आर यूज्ड इन द इंसर्शन फॉर द वेजाइनल दैट आर नोन एज द पेसरीज। ठीक है, सो ये तो डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर्ट्स थी अकॉर्डिंग टू देयर टाइप ऑफ इंसर्शन। ठीक है, सो हम स्पोर्ट्स की थोड़ी सी प्रॉपर्टीज़ के बारे में देख लेते हैं कि उसके जो बेस है। दोस्तों बेस जो होगा, बेस आप पूछोगे कि भी क्या है बेस एक्चुअल में, जिसमें अगर आप इसकी अगर बात करें कि ये एक स्पोर्ट्स है तो हम इसको ड्रग और इस बेस, जिस भी ड्रग को हम डिज़ोल्व करते हैं किसी सब्सटेंस में, उसे बेस बोलते हैं। सो इसका बेस जो होगा वो फैट्स एंड ऑयल का ही होगा। ठीक है, और साथ ही साथ हम फैट्स एंड ऑयल की भी बात करेंगे। ठीक है, सो जो इसका स्पोर्ट्स का एक अच्छा बेस होगा, जिसमें हम ड्रग को इंसर्ट करेंगे, प्रॉपर एक स्पोर्ट्स को शेप देंगे। सो वो जो स्पोर्ट्स बेस होगी उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ है कि वो 37 डिग्री सेल्सियस जब हम बॉडी के अंदर इंसर्ट करेंगे तो वो मेल्ट हो जाना चाहिए। साथ ही साथ वो किसी के साथ ना ही रिएक्ट करे, नॉर इरिटेंट हो, और सॉरी दोस्तों, साथ ही साथ जब भी उसको हम इंसर्ट करते हैं तो वो बॉडी के अंदर जाके कोई भी स्टिमुली ना ही प्रोड्यूस करे। जैसे आप किसी गर्म चीज़ को हाथ लगाते हो तो हाथ पीछे कर लेते हो, वो एक स्टिमुली है। सो ऐसे ही आप जब ड्रग को और स्पोर्ट्स बेस को इंसर्ट करोगे बॉडी के अंदर, क्या है कि भी वो जो स्पोर्ट्स बेस होगा वो मेल्ट हो जाएगा एट 37 डिग्री बॉडी टेम्परेचर में, और ड्रग को रिलीज कर देगा ब्लड के अंदर। ठीक है, जो स्पोर्ट्स बेस होंगे अगर तो वो फैटी होंगे, उसकी एसिड वैल्यू, आयोडीन वैल्यू और ये स्पोनिफिकेशन वैल्यू इस रेंज में होनी चाहिए। ठीक है ना। दोस्तों एसिड वैल्यू क्या होती है। एसिड मैं आपको पहले बताने से पहले आपको ये बता दूं कि जो फैट्स, आपने पढ़ा होगा कि जो फैट्स और ऑयल क्या होते हैं। दोस्तों जैसे कि आपको पता होगा कि कोई भी जब फैटी एसिड, ग्लिसरॉल आपस में कंबाइन करते हैं तो वो ट्राइग्लिसराइड्स देते हैं। इसका मतलब जो हमारे ट्राइग्लिसराइड जो कि हमारे फैट्स एंड ऑयल होते हैं उसमें फैट एसिड्स भी होते हैं। कितने अमाउंट ऑफ एसिड्स प्रेजेंट हैं हमारे कोई भी जो बेस में, उसी के लिए हमें आयोडीन एसिड वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। ठीक है ना। अमाउंट ऑफ मेजर द अमाउंट ऑफ फैटी एसिड्स इन आर ऑयल, दैट्स वाई उसकी एसिड वैल्यू इतनी होनी चाहिए। अगर मैं आपको सीधी सीधी बात बताऊं कि जो आप बेस यूज़ कर रहे हैं जो वो ऑयल का ही बना होगा, और उसके अंदर कितनी अमाउंट ऑफ जो फ्री फैटी एसिड्स हैं, क्योंकि जो ट्राइग्लिसराइड जिसे हम फैट्स एंड ऑयल बोलते हैं वो कैसे बनते हैं, मैं इसकी भी आपको एग्जांपल बता देता हूँ। ये थोड़ा सा आपको यहाँ से क्लियर होगा, क्योंकि मैंने आपको बोला था कि आप साथ साथ फैट्स के और ऑयल के बारे में भी ध्यान में करेंगे। ठीक है, एक्चुअल में जब ये ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल्स में 3 मॉलिक्यूल लगे हैं ना अल्कोहल के, ठीक है ना, इसके हम ग्लिसरॉल बोलते हैं और फैटी एसिड्स है। फैटी एसिड्स जब ये फैटी एसिड और ग्लिसरॉल या वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो, एस्टरिफिकेशन, एस्टर फॉर्म हो जाता है, इसे हम ट्राइग्लिसराइड बोलते हैं। दोस्तों यही लिपिड्स और फैट है, और ये इसी को ही हम एज अ यूज करते हैं बेस इन द स्पोर्ट्स। दैट्स व्हाई आई वांट टू नो यू अबाउट द ट्राइग्लिसराइड्स। ठीक है ना। फैट्स एंड इसी के लिए मैं बता रहा था आपको एसिड वैल्यू के बारे में। ठीक है, जो बेस हैं वो, अगर आपको पता ही नहीं है कभी बेस किसके बने हैं, बेस जो हैं वो बने हैं आपके ऑयल्स के। और ऑयल क्या है, ऑयल जो है ग्लिसरॉल, और जब भी ग्लिसरॉल और फैटी एसिड की एस्टरिफिकेशन हो जाए, जैसे मैंने आपको पीछे बताया, ग्लिसरॉल और फैटी एसिड की एस्टरिफिकेशन होने के बाद हमें ट्राइग्लिसराइड्स मिलते हैं। कितने अमाउंट ऑफ फ्री फैटी एसिड्स हैं वो हम एसिड वैल्यू से ही निकालते हैं। ठीक है, इसे हम एसिड वैल्यू बोलते हैं। आयोडीन वैल्यू
वैल्यू क्या होती है दोस्तों? अगर आयोडीन जो आगे हम पढ़ते हैं कि जैसे फैट्स एंड ऑयल, दोस्तों एक्चुअल में क्या है कि फैट्स और ऑयल जो है, फैट्स हमें मिलती है एनिमल से और ऑयल हमें मिलता है प्लांट से। सो ऑयल में जो है वो अनसैचुरेटेड बॉन्ड मतलब डबल बॉन्ड होते हैं और फैट्स में सिंगल बॉन्ड होता है। सो आयोडीन वैल्यू क्या हमें बताती है कि भी अनसैचुरेशन मतलब कि कितने, क्योंकि जो ऑयल हम यूज़ कर रहे हैं, जो बेस यूज़ कर रहे हैं स्पॉस्टर्स के लिए, वो उसमें कितने अनसैचुरेटेड बॉन्ड हैं वो हमें आयोडीन वैल्यू से पता चलता है। स्पॉनिफिकेशन में दोस्तों वैल्यू का मतलब क्या है कि भी हम स्पॉनिफिकेशन से ये पता कर लेते हैं कि हमारी जो हमारा ऑयल है उसमें कितने उसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है। जो ऑयल है उसका मॉलिक्यूलर वेट इतना होना चाहिए फॉर अ बेस। मतलब अगर आप बोलोगे कि ये फैट और एसिड्स की स्पोज स्टोरेज में क्यों बात हो रही है, क्योंकि ये सारा ही जो है ये सारा बेस को लिंक करता है और बेस जो है वो ऑयल का बना होता है। कितने अमाउंट ऑफ फैटी एसिड्स कितने हैं, ठीक है, बेस में। सो ये उसकी इतनी वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है, अच्छे बेस के लिए, ठीक है ना। अगर बेस फैटी है तो ठीक है। अगर कोई बेस के अंदर आयोडीन डबल मतलब कोई जो हम यूज़ कर रहे हैं बेस को यूज़ कर रहे हैं उसके अंदर डबल बॉन्ड कितने हैं वो आयोडीन वैल्यू से हमें पता लगेगा। कितने उसमें उसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है कि कोई बेस का या ऑयल का, उसको वो हमें स्पॉनिफिकेशन से एसिड वैल्यू से हमें पता क्या चलता है कितने फ्री फैटी एसिड्स हैं। अगर जब तक आपको ये नहीं क्लियर होगा कि भी ये जो ट्राइग्लिसराइड्स क्या है, ट्राइग्लिसराइड एक्चुअल में जो फैट्स एंड ऑयल ही हैं। फैट्स एंड ऑयल जब आप चैप्टर पढ़ोगे आप थर्ड सेमेस्टर में बी फार्म में, फिर आपको ज़्यादा क्लियर होगा। सिर्फ फिलहाल की घड़ी आप यही याद रखें कि बेस जो है वो उसके किसके बने होते हैं, ऑयल के ही बने होते हैं। ये सारे उसके एक इंटरकनेक्टेड ही हैं, ठीक है। तो दोस्तों हम बात कर रहे थे आगे बेस के बारे में कि जो किसके बने होते हैं, जो ऑयल्स के बने होते हैं। दोस्तों एक्चुअल में ये दो तरह के, एक तो ऑलिजिनियस बेस है, ठीक है, जिसे हम फैटी बेस भी बोलते हैं। ऑलिजिनियस दोस्तों ये फैटी बेस इसलिए क्योंकि इसे ऑलिजिनियस आगे कोका बटर ऑयल भी है, उसके सिंथेटिक फैट भी है और हाइड्रोजनेटेड फैट कैरनल ऑयल भी इसे बोलते हैं, ठीक है। सो जो ड्रग जिसमें हम जो स्पोज स्टोरीज है, जैसे ये एक स्पोज स्टोरीज मैंने आपको बताई है, ये जो इसमें हम ड्रग इंसर्ट किया है। सो ड्रग और बेस का जो कॉम्बिनेशन है, जो बेस है वो कौन बेस जिसमें हमने ड्रग को डिसॉल्व करना वो किससे बना होता है, या तो ऑलिजिनस बेस होगा, ठीक है ना, ऑलिजिन में कोका बटर आता है, या फिर एक्वस बेस होगा। दोस्तों एक्वस मतलब पानी इसमें मतलब पानी का कंटेंट भी होगा। सो इसका ये क्या है, ग्लाइसरीनेटेड जेलेटिन मतलब कि इसमें ग्लिसरीन का भी कुछ परसेंटेज है 70% और जेलेटिन की भी 14% और साथ ही साथ वाटर भी है, इसीलिए तो इसको एक्वस बेस बोला गया है, ठीक है। सो इसकी एक एक्वस बेस की एक पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल भी है जिसे हम कार्बोवैक्स और द मैक्रोगोल भी बोलते हैं, ठीक है ना। सो इमल्सिफाइंग एजेंट्स भी है। इमल्सिफाइंग एजेंट तो एक्चुअल में यूज़ करते हैं फॉर द इमल्शन, फॉर द बेटर स्टेबल इमल्शन के लिए, जैसे ट्राइगागन तकेशिया, बट ये भी इमल्सिफाइंग एजेंट को एज अ यूज बेस कर सकते हैं इन द स्पोस्टोरीज में, जैसे मैसा एस्टेरियम और द वाइट पिसोल और द मेसोपोल, ठीक है। सो दोस्तों जैसे हमने ऑलिजिनियस बेस पहले पढ़े थे, ऑलिजिनियस की बेस में पहले आते हैं कोका बटर ऑयल। कोका बटर को हम थियोब्रोमा ऑयल भी बोलते हैं क्योंकि ये थियोब्रोमा कोका सीड से मिलते हैं। सो जितने भी जो ये ऑयल मिल रहे हैं, मैंने आपको बोला था कि जितने भी ऑयल्स मिलते हैं ये किससे मिलते हैं, ये हमें सारे मिलते हैं प्लांट से। जो फैट्स होती है वो हमें मिलती है एनिमल से, ठीक है। सो इसकी थोड़ी प्रॉपर्टी के बारे में बताया है। जो हमें ऑलिजिनियस बेस है जैसे कोका बटर, ये हमें किसके सीड से मिल रहे हैं, थियोब्रोमा कोका सीड से मिल रहे हैं। ये रेक्टल स्पोस्टोरीज बेस के लिए बेटर है, ठीक है। सो ये इसके लिए ना तो यूरिथ्रल बोगीज के लिए यूज है ना तो नेजल बोगी के लिए ये कोका बटर यूज है, सिर्फ ये रेक्टल के लिए ही बेटर एक बेस है, ठीक है। इसका मेल्टिंग पॉइंट लिखा हुआ, आयोडीन वैल्यू लिखी हुई है जो मैंने आपको बताया था। आयोडीन वैल्यू किसके लिए होती है, अनसैचुरेटेड बॉन्ड इन द ऑयल के लिए। अगर हमने फाइंड निकाला, एसिड वैल्यू किस लिए होती है, ताकि हमें ये पता चल सके कि हमारे फैटी एसिड्स कितने हैं किसमें, ऑयल में, ठीक है। सो इनकी वैल्यू लिखी हुई है, ठीक है ना दोस्तों। ये सब कुछ इसलिए है ताकि बेस जो है वो किसका बना होता है, वो ऑयल और फैट्स का बना होता है। तो ये सारी आयोडीन, एसिड वैल्यू, स्पॉनिफिकेशन वैल्यू उसके इंटर रिलेटेड ही है। जब आप ज़्यादा पढ़ेंगे उसके फैट्स एंड ऑयल के चैप्टर तब आपको ज़्यादा क्लियर होगा, ठीक है। सो दोस्तों जो ये कोका बटर है ये पॉलीमॉर्फिज्म भी शो करता है। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब एक से ज़्यादा फॉर्म भी शो करता है। पॉली मतलब ज़्यादा, मॉर्फिज्म मतलब फॉर्म। सो जो पॉलीमॉर्फिज्म जो कोका बटर जो बेस है वो ये इसके डिफरेंट फॉर्म्स हैं। ये कोका बटर ए बी हैश, ये वाई, ये बीटा जो सबसे स्टेबल फॉर्म है और इनके मेल्टिंग पॉइंट साथ ही मैंने बताए हुए हैं, ठीक है ना।
सो दोस्तों जो बेस होगा उसमें ऑयल है, और ऑयल की एक प्रॉपर्टी होती है कि वो रेंसिडिटी होती है। जब आपने देखा होगा कभी भी ऑयल या फैट्स को अगर पानी का ऑक्सीडेशन हो जाए तो वो बासी हो जाता है। सो इसी के इसको हम इसीलिए हम अपने जो है जो ड्रग के साथ बेस तो डालते हैं, साथ में एंटीऑक्सीडेंट एजेंट भी इसीलिए डालते हैं ताकि ऑक्सीडेशन के साथ उसकी बासी या वो रेंसिडिटी ना हो पाए, ठीक है। लुब्रिकेंट भी डालते हैं ताकि वो इजीली इंसर्ट हो जाए। लुब्रिकेंट जैसे ग्लिसरीन हो गया, अल्कोहल हो गया, ठीक है ना, ये सारे लुब्रिकेंट है, इसको हम भी यूज़ करते हैं। साथ ही साथ प्रिजर्वेटिव यूज़ भी करते हैं, ठीक है, ताकि वो लंबे समय तक प्रिजर्व रहे, ठीक है। सो मेथड की बात करें तो जो स्पोस्टोरिज के मेथड है, एक तो रोलिंग मेथड है, एक आता है हॉट फ्यूजन मेथड विच इज़ यूज इन द लैब नाउ डेज, ठीक है। रोलिंग मेथड है, इसको हम यूज़ नहीं करते, पढ़ लेते हैं, ये तो इतना इंपॉर्टेंट मेथड नहीं है, तो पहले पुरानिक तौर पर यूज़ किया जाता था, ओल्डेस्ट मेथड है। सो इसमें क्या होता है कि भी हम बेस को ड्रग को हाथों से मिक्स कर लेते हैं, मिक्स करके मतलब मोटार और पेसल में आप मिक्स करोगे, और साथ ही जब मिक्स करोगे हाथ से ही आप रोल कर लोगे और उसको डिजायर शेप दे दोगे, किसको, स्पोस्टोरिज को, ठीक है। विच दीज मेथड इज नॉट यूज्ड नाउडेज, बट दिस मेथड इज वेरी मच इंपॉर्टेंट विच इज यूज्ड इन द लैब्स नाउडेज, ठीक है। सो हॉट प्रोसेस इसके लिए बोल रहा है क्योंकि जो बेस होता है उसको हम मेल्ट कर लेते हैं, उसको हीट के साथ मेल्ट करके उसके बीच में ड्रग डाल देते हैं। ऐसी मोल्ड्स होंगी, इसके मोल्ड के अंदर ड्रग इंसर्ट कर देते हैं, बेस को भी इंसर्ट कर देते हैं, फिर इसको ऊपर से लॉक कर देते हैं, रेफ्रिजरेटर में रख देते हैं। रेफ्रिजरेटर में फ्रीज होने के बाद इसको मोल्ड को और ड्रग जो स्पोस्टोरिज को निकाल लेते हैं और उसको रैप करके देते हैं। ये सबसे अच्छा मेथड है और इसी को ही आप यूज़ करते हैं। लुब्रिकेंट एजेंट जो इसमें लिखा है, ग्लिसरीन हो गया, सॉफ्ट सोप हो गया, और अल्कोहल 90% और लिक्विड पैराफिन को आप लुब्रिकेंट एज ए यूज़ कर सकते हो, ठीक है। कोल्ड कंप्रेशन मोस्टली यूज़ नहीं होता, ये उन के लिए यूज़ होता है जिनमें जैसे जो ड्रग्स हैं जो कि हीट के साथ ख़राब हो जाती हैं, तो उनमें ही ये कोल्ड कंप्रेशन मेथड यूज़ होता है स्पोस्टोरी बनाने के लिए। दोस्तों आगे इन्होंने बताया है कि कौन से फैक्टर हैं जो स्पोस्टोरीज की एब्जॉर्प्शन को बढ़ाते हैं, कम करते हैं। पहले तो आता है फिजियोलॉजिकल फैक्टर कि जो रेक्टल म्यूकोजा है उसकी पीएच कितनी है। अगर उसकी पीएच जितनी होनी चाहिए वो मेंटेन होनी चाहिए, ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, कम नहीं, जितनी में कोई रेक्टल म्यूकोजा की पीएच है ना, स्पोस्टोरीज भी उस पीएच में एडजस्ट होनी चाहिए, ठीक है ना। सो क्योंकि पीएच क्या है कि नेगेटिव लॉक ऑफ द हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन, ठीक है ना। सो पीएच जो है वो ड्रग की पीएच और ये जो रेक्टल म्यूकोजा की ऑलमोस्ट सेम होगी तो तब भी ठीक रहेगा, ठीक है। सो फिजियोकेमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ड्रग की बात करें तो इसमें पार्टिकल साइज छोटे होंगे। जैसे हम घर में देखते हैं कि भी जो जैसे चीनी है तो अगर उसको छोटा पार्टिकल कर दे तो वो जल्दी पानी में डिजोल्व हो जाती है। सेम इसमें भी है कि अगर पार्टिकल साइज ड्रग का स्मॉल होगा तो उसकी ज़्यादा ऑप्शन होती है, ठीक है। उसमें बताया है आगे सरफेक्टेंट। दोस्तों अगर तो सरफेक्टेंट में हम सोडियम यूज़ करेंगे, ठीक है ना, जितने भी सरफेक्टेंट है एक्चुअल में सरफेस एरिया जो इन्हें इंक्रीज करते हैं। अगर तो इसको सरफेक्टेंट को सरफेस एरिया ऑफ द पार्टिकल, अगर तो इस सरफेक्टेंट में सोडियम डाले तो वो एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज कर देगा, अगर सरफेक्टेंट में फिनोल डाले तो डिक्रीज कर देगा, ठीक है। सो थर्ड फैक्टर आता है जो जिससे एब्जॉर्प्शन जो है स्पोस्टोरिज की ज़्यादा होती है, वो है फिजियोकेमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द बेस, ठीक है। सो मेल्टिंग पॉइंट जैसे अब ड्रग और एक ड्रग होती है और बेस होती है, उनकी क्रॉस लिंकेज होने के कारण भी जो है जल्दी रिलीज हो जाती है ड्रग, ठीक है। अगर ड्रग और बेस की क्रॉस लिंकेज हो जाती है तो उससे ड्रग कम रिलीज होगी। अगर उसकी विस्कोसिटी जो है, विस्कोसिटी पे भी वो डिपेंड करता है कि भी उसकी एब्जॉर्प्शन कैसी है स्पोस्टोरी की। अगर लेट भी जो विस्कोसिटी है अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द ड्रग रिलीज, ठीक है ना। सो जो कह सकते हो कि भी एब्जॉर्प्शन है वो किस पे डिपेंड करता है, इन फैक्टर्स पे ही सब पे डिपेंड करता है। विस्कोसिटी का मतलब जो ड्रग फ्लो होती है उसमें कितना टाइम लगता है। आप देखो कोई ज़्यादा विस्कस होगी तो वो कम, मतलब कि ज़्यादा वो कम रिलीज़ होगी। अगर विस्कस ज़्यादा होगी तो कम रिलीज़ होगी, अगर विस्कस कम है तो जल्दी रिलीज़ हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये भी डिपेंड करता है, ठीक है। आगे स्टेबिलिटी की बात करें तो किस में स्पोस्टोरी आप तो एक तो आता है कि जैसे ये सिल्वर सॉल्ट, टैनिक एसिड और अमाइनो पायरीन और द सल्फोमाइड है, और ये सारे जो हैं कि भी इनकम्पैटिबल हैं। ये सारे जितने भी ये सॉल्ट हैं ये सारे इनकम्पैटिबल है विद द पॉलीथाइलिन बेस के साथ, ठीक है ना। सो ये हम नहीं यूज़ करेंगे जब भी हम इथाइलिन ग्लाइकोल बेस यूज़ करेंगे। दूसरा अगर आप देखें तो आप इसको ज़्यादा प्रेफर करें कि स्टेबिलिटी इस पर भी डिपेंड करती है ब्लूमिंग पे। वाइट पाउडर इज डिपॉजिट ऑन द स्पोस्टोरीज, ठीक है। अगर कि भी जो वाइट पाउडर है वो डिपॉजिट हो जाता है किस पे, कोका बटर स्पोस्टोरीज ऑन स्टोरेज के। जैसे हमने ड्रग और स्पोस्टोरीज बेस जो है कोका बटर यूज़ की है, अगर हम उसको प्रॉपर रैप नहीं करेंगे तो उससे क्या होगा, ब्लूमिंग
आ जाएगी। कि जैसे हमने प्रॉपर आपने देखा था जो हॉट प्रोसेस और फिश फ्यूजन मेथड हमने देखा था, उसमें क्या देखा था कि भी हमने ड्रग को पेस्ट को मेल्ट किया, उसमें ड्रग इंसर्ट कर दी, पर अगर हम इसको प्रॉपर मोल्ड के अंदर इंसर्ट करने के बाद उसको बाद बंद करने के बाद उसको रेफ्रिजरेटर में डालने के बाद उसको निकालेंगे तो हमें प्रॉपर रैप करना पड़ेगा। अगर हम रैप नहीं करेंगे उस पोस्ट स्टोरेज को तो उसके अंदर वाइट पाउडर डिपॉजिट हो जाएगा, डेट इज कॉल्ड द ब्लूमिंग। ठीक है। रेंसिडिटी दोस्तों मैंने बताया था कि ये जितने भी बेस हैं ये सारे किसके बने हैं, ये सारे फैट्स एंड ऑयल के बने हैं। सो जो फैट्स एंड ऑयल है उसकी एक प्रॉपर्टी है कि जब भी उसकी ऑक्सीडेशन हो जाती है तो वो क्या है कि उससे बासी स्मेल आती है। सो इसमें रेंसिडिटी का भी है। सो रेंसिडिटी को कम करने के लिए ये सारे एजेंट BHA, BHT और द क्रॉसिपोल और इसको क्या कहते हैं प्रोपाइलिन ग्लाइकेट और द अल्फा बीटा टैकोफिनोल को यूज़ करते हैं ताकि रेंसिडिटी को कम कर सकें। ठीक है ना। हम कभी कभार जो ये आपकी स्पोस्टोरीज है स्टिक भी कर जाती है मोल्ड के साथ, लीकेज भी कर जाती है, बॉडी कैविटी के अंदर लीक भी हो जाती है। ठीक है ना। और जो डिफरेंट स्पोस्टोरीज शेप भी प्रोड्यूस करती हैं। ठीक है। तो ये तो इसकी आगे इंपॉर्टेंट की फैक्टर दोस्तों ये है स्पोस्टोरीज के। एक तो पहले ये है कि भी जो पॉलीथाइलिन ग्लाइकोल है वो हम वजाइनल स्पोस्टोरेज के लिए यूज़ करते हैं। दूसरा है कि भी जितनी भी जो ट्राइग्लिसराइड्स ऑफ सैचुरेटेड मतलब फैट्स की इन्होंने बताया है कि जो ट्राइग्लिसराइड्स ऑफ द सैचुरेटेड वेजिटेबल ऑयल इज़ द केमिकल नेचर ऑफ द, कहता है जो ये वेजिटेबल ऑयल है जो कि एक ट्राइग्लिसराइड्स है जो कि वाइट स्पोल को ही आप इसको हम ये भी बोल देते हैं कि इसकी फॉर्म है वाइट स्पोल। ठीक है। सो ट्राइग्लिसराइड्स ऑफ अ नेचुरल वेजिटेबल ऑयल इज ऑल्सो नोन एज द वाइट स्पोल एंड विच इज यूज्ड एज द स्पोस्टोरीज बेस। कहता है कि जो वाइट स्पोल है इसको हम एज अ स्पोस्टोरी ये वाइट स्पोल जो है ये स्पोस्टोरीज बेस यूज़ करते हैं जो कि एक टाइप है ट्राइग्लिसराइड ऑफ सैचुरेटेड वेजिटेबल ऑयल की। ठीक है ना। सो ये वाइट स्पोल एक ट्राइग्लिसराइड सैचुरेटेड वेजिटेबल ऑयल है। ठीक है। सो अगर हम चाइल्ड स्पोस्टोरीज को यूज़ करें तो उनमें हम 1 ग्राम ही लेंगे। ठीक है। सो दोस्तों ये तो हमने सारा पढ़ लिया है, ये टाइप भी पढ़ ली। ठीक है ना। इसके सारे काफ़ी हद तक टॉपिक एक आपको बता देते हैं, मैं एडवांटेज के बारे में बता देता हूँ दोस्तों के स्पोस्टोरीज के एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी हम कर लेते हैं। ठीक है। एडवांटेज तो ये है कि ये बॉडी जो है टेम्परेचर मेल्ट होनी चाहिए अंदर जाने के बाद, ये नहीं कि भी ये ड्रग को रिलीज़ ही ना करे। ठीक है ना। सो ड्रग प्रॉपर रिलीज होनी चाहिए स्पोस्टोरी, उस पर अनकॉन्शियस पेशेंट में यूज़ किया जाता है। वैक्यूलेशन जब बाउल की वैक्यूलेशन निकालना हो बाउल को पोटी को या, ठीक है ना, सो इसके लिए भी हम इसको यूज़ करते हैं। सो इरिटेशन, कई ड्रग की इरिटेशन होती है। ठीक है ना। खाने से हमें जो गैस्ट्रिक इरिटेशन होती है, उल्टी आ जाती है, वॉमिटिंग आ जाती है, सो उसके लिए भी हम इसको स्पोस्टोरीज को यूज़ करते हैं। साथ ही साथ हम इसको यूनिट डोजेस फॉर्म ऑफ द मेडिकामेंट है, एक ही ड्रग अगर हम बेस में डालते हैं तो इसलिए हमें स्पोस्टोरीज ही यूज़ करना पड़ता है। और ये लोकल इफेक्ट है। लोकल इफेक्ट का मतलब कि ये एक पर्टिकुलर ऑर्गन के लिए जब हम पर्टिकुलर किसी ऑर्गन को हिट करते हैं या उस पर ही हमारा ज़्यादा फोकस रहता है तो उसे हम लोकल इफेक्ट बोलते हैं। अगर पूरी बॉडी के लिए फिर वो सारा होल बॉडी आ जाती है। ठीक है ना। सो फॉर अ पर्टिकुलर ऑर्गन के लिए हम स्पोस्टोरीज को ही यूज़ करते हैं। इजी टू द पाइडेट्रिक पेशेंट, बच्चों के लिए भी यूज़ किया जाता है। अगर हम डिसएडवांटेज की इसकी बात करें कि इसके कुछ हर एक चीज़ के कुछ फायदे होंगे, नुकसान ये हैं दोस्तों कि पहला तो ये है कि भी ये इरिटेशन, ड्रग कैन नॉट बी एडमिनिस्ट्रेटेड। ड्रग इरिटेशन कि जो ड्रग्स इरिटेशन करती हैं वो तो हम बिल्कुल नहीं यूज़ करेंगे। कई बार पेशेंट को खुद को एम्बैरेसमेंट, शर्म आती है, सो इसलिए ये ईजिली प्रिपेयर नहीं होती। और साथ ही साथ ये क्या है, लो टेम्परेचर पे स्टोर करना पड़ता है। जैसे मैंने आपको बोला था कि हम जैसे फिशन मेथड में मैंने तो बोला था कि ड्रग को और बेस को मिक्स करने के बाद मोल्ड में डालने के बाद उसको रेफ्रिजरेट करने के बाद उसको बाद निकालने के बाद रेफ्रिजरेटर से निकालने के बाद उसको रैप करते हैं। सो उसको रेफ्रिजरेटर में रखना मतलब लो टेम्परेचर में इसको रखना पड़ता है, काफ़ी एक्सपेंसिव मेथड है। सो इसमें लिखा है कि एब्जॉर्प्शन सरफेस कि रेक्टल का जो एब्जॉर्प्शन सरफेस एरिया है वो स्मॉल होता है एज़ कम्पेयर टू स्मॉल इंटेस्टाइन। मतलब कि अगर जैसे मैंने आपको बोला था कि रेक्टल में इंसर्ट करते हैं, सो अगर ये बेटर कि इंटेस्टाइनल में अगर जैसे हम ड्रग कोई खाते हैं तो इंटेस्टाइनल में ज़्यादा सरफेस एरिया होने के ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होती है, अगर रेक्टल में डालते तो इतना नहीं होता। तो इसकी कुछ ना कुछ ये भी कह सकते हैं एब्जॉर्प्शन जो है इतनी खास नहीं होती। सो फ्लूइड कंटेंट जो रेक्टम में जो कम पाया जाता है एज़ कम्पेयर टू स्मॉल इंटेस्टाइन। देखो दोस्तों, अगर ड्रग फ्लूइड ज़्यादा होगा तो ड्रग की ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होगी, सो जो कि रेक्टम में नहीं पाया जाता। सो ये कुछ बातें थी स्पोस्टोरीज के बारे में, हमने सारा पढ़ लिया है इसके बारे में। ठीक है। मेथड भी मैंने आपको डिस्कस कर दी है, इसकी सारी प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी कर दिया। आप मेरे को बताएं आपको कैसा लगा। अगर कोई डाउट है इसके अलावा तो वो भी मेरे को शेयर करें अगर आप कुछ समझना चाहते हैं।
तो वो भी मेरे को बताएं, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।